नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदाब का में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दूं आज इस शो के दौरान क्या होगा खास। चलिए, सौदाब का में आईटी सेक्टर आज फोकस में रहने वाला है। H1B वीजास को लेकर चिंता बढ़ रही है। नैस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर से आज हम खास चर्चा करेंगे। कितनी दिक्कत और कैसे तैयार कर रही है आईटी कंपनीज अपने आप को। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया आपसे कुछ ही देर बाद आपके लेकर आऊंगा। इसके अलावा राकेश बंसल मेरे साथ इस शो के दौरान जुड़ेंगे। उनसे जानने की कोशिश होगी निफ्टी की रणनीति और राकेश की आज की टॉप स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स। छोटे शेयर ऊंची छलांग यानी कि स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे सहयोगी वरुण दुबे जोड़ेंगे मेरे साथ, उनसे जानेंगे। मितेश ठक्कर के साथ होगा आज वायदा बाजार में स्ट्रैटेजी बनाने का दिन, तो 10:30 बजे मितेश होंगे। मितेश के साथ साथ एक और डेरिवेटिव हेड होंगे डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन साहब, उनसे उनकी बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी जानेंगे। और रोज की तरह सुबह 11 बजे प्रकाश गाबा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, prakashgaba.com के। आपके जितने सवाल आ रहे हैं उस पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे। लेकिन फोकस करेंगे पहले कमोडिटी मार्केट्स पर। हालांकि ध्यान रखें, ईद उल मिलाप के चलते आज शुरुआती कामकाज कमोडिटी मार्केट्स में होगा नहीं। नॉन एग्री स्पेस के लिए शाम को 5 बजे कमोडिटीज मार्केट खोलेंगे। तो कमोडिटी और करेंसी मार्केट दोनों आज हॉलिडे में, सिर्फ इक्विटी में कामकाज हो रहा है, लेकिन कमोडिटी में एक्शन तगड़ा है। तो ऐसे में आज सुबह सुबह आपको बता दें कि शाम के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। पहले आपकी स्क्रीन पे कच्चा तेल आएगा, जो एशियन मार्केट्स में इस समय कामकाज हो रहा है, बहुत मजबूती के साथ ट्रेड। इनफैक्ट शुक्रवार को भी 1.25% के आसपास कच्चे तेल में उछाल था, इस उम्मीद में कि उस बैठक से पहले मोमेंटम पिकअप हुआ था कि कुछ सहमति बनेगी। शनिवार को एक्चुअली ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स के बीच में सहमति बनती हुई नजर आई। साल 2001 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओपेक और नॉन ओपेक के बीच में सहमति बनी है। आपको याद होगा, इससे पहले जो ओपेक की बैठक हुई थी वियना में, वहां पे उन्होंने 12 लाख बैरल्स के आउटपुट कट को मंजूरी दे दी थी। सरप्राइज था स्ट्रीट के लिए, क्योंकि लोग मान रहे थे शायद प्रोडक्शन फ्रीज ही होगा, उसकी जगह कट हो गया। और शनिवार को नॉन ओपेक मेंबर्स ने भी आउटपुट कट को सहमति दे दी है। करीब 5.5 लाख बैरल्स वो अपना उत्पादन घटाएंगे। 1 जनवरी से आपको याद होगा ओपेक का जो कटौती है वो लागू होनी है, और साथ साथ नॉन ओपेक की कटौती लगती हुई नजर आएगी। तो ये लार्जेस्ट एवर कंट्रीब्यूशन होगा नॉन ओपेक देशों की तरफ से, जो ये 5.58 लाख बैरल्स का जो कंट्रीब्यूशन आने वाला है। तो इस सहमति के बाद अचानक आज अर्ली एशियन ट्रेड्स में उछाल, और एक समय तो 5% के आसपास की मजबूती थी, अभी भी 4-4.5% के आसपास के उछाल के साथ आपको कामकाज होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सोना आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, एशियाई कामकाज, क्योंकि ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है सोने के लिहाज से। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इवेंट कह लीजिए आप। FOMC मीट है, कल शुरुआत होगी, 2 दिनों की बैठक है, और बुधवार देर रात भारतीय समय अनुसार उसका आउटकम आना है। वाइडली एंटिसिपेटेड है, यानी कि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि इस बार फेड दरें बढ़ाएगा। तो 10 साल में दूसरी बार और पिछले 1 साल में दूसरी बार। इससे एग्जैक्टली 1 साल पहले दिसंबर में ही फेड ने 10 साल बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिले की शुरुआत करी थी, और शायद अब परसों आउटकम जब आएगा तो ब्याज दरें बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी इस पर स्ट्रीट डिवाइडेड है, 1/4 की 0.5%, और उसी लिए आप देख रहे हैं थोड़े से वैरिड रिएक्शन स्ट्रीट में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो कमोडिटीज हो। ऐसे में आज शाम की रणनीति मेरे लिए क्या हो, हम सब जो सुबह सुबह तैयारी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए खास तौर पे एंजल ब्रोकिंग के एवीपी रिसर्च अनुज गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। पहले तो कच्चा तेल, कितना बड़ा सरप्राइज आपके लिए सर। पहले ओपेक का प्रोडक्शन कट, और अब नॉन ओपेक भी एग्री कर रहा है। पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब का इंपैक्ट देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग आशीष जी, बिल्कुल इट्स अ सरप्राइज इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, एंड हमने देखा है कि 2001 के बाद इतना बड़ा स्टेप देखने को मिला है ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की तरफ से। हालांकि एंटिसिपेटेड था, क्योंकि हम देख रहे थे कि क्रूड के भाव काफी लोअर लेवल्स पे थे और वहां से बाउंस बैक होते हुए दिखाई दिए हैं, और हम देखें तो अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में क्रूड आता हुआ दिखाई देगा। और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इस डिसीजन के बाद, प्रोडक्शन कट की डिसीजन के बाद,
मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगी, जो कि हम पिछले 2 साल से कंटिन्यूस एक भाव काफी लोअर लेवल्स पे देख रहे थे। मुझे लगता है कि अब एक रैली क्रूड में यहाँ बन सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन कट हुआ है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो रिग्स काउंट थे वो करीबन 709 के आसपास थे, जो कि अभी करीबन 650 के आसपास है। तो ऑयल रिग्स काउंट भी यहाँ पर कम है और इन्वेंट्रीज हमने कम होती हुई देखी है। तो हालांकि सारे जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो सब अभी क्रूड के लिए सपोर्टिव ही आ रहे हैं। विंटर सीजन भी है, तो मुझे लगता है कि क्रूड में अब आने वाले दिनों में हम अच्छी रैली देख पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म वी आर एक्सपेक्टिंग क्रूड विल ट्रेड ऑन अ पॉजिटिव साइड। करंटली हम देखें तो $54 के आसपास क्रूड चल रहा है। हमें लगता है कि अब आने वाले टाइम में 58 और $62 तक के लेवल्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आसान शब्दों में $60 के पार आसानी से जाता हुआ नजर आएगा इन सहमतियों के बाद सर, ये मान के चलो। देखिए बिल्कुल, इनिशियली जो हम पहले हडल देख रहे थे $52 का, वो मार्केट ने बीच किया है ओवर द नाइट। मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट हडल वुड बी वेरी स्मॉल हडल, वुड बी $58 एंड अबव दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल टच $62 वेरी सून। ओके, तो कच्चे तेल में खरीदारी करने के मौके होंगे। 3650 के टारगेट्स के लिए 3400 पे स्टॉप लॉस लगाएं। ये ट्रेड अभी आप इनिशिएट नहीं कर सकते। एक बार फिर से रिआइट्रेट कर दूं, ईद मिलाद के चलते कमोडिटी मार्केट्स बंद हैं। शाम को 5 बजे नॉन एग्री सेशन की शुरुआत होगी। अच्छा अनुज जी, क्विकली बता दें सोने पे भी रणनीति क्या होनी चाहिए? ये एफओएमसी बैठक से पहले नर्वसनेस के साथ, दबाव के साथ तो एशियन कामकाज हो रहा है, भारतीय बाजारों में भी क्या बिकवाली करने के मौके ढूंढूं आज शाम को? देखिए बिल्कुल, जैसा हमें क्रूड में सरप्राइज रिजल्ट मिला है, हमें लगता है कि कल मीटिंग में भी फेड की मीटिंग में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ दिखाई दे। हमने देखे हैं इंटरेस्ट यूएस की जो डेटा है वो काफी पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बाद हम मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पर देखने को मिल सकता है। तो चांसेस ज्यादा है इंटरेस्ट रेट कट होने के। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर ऐसा ही ट्रेंड डाउन रहेगा। हमें लगता है कि इंट्राडे में अगर हम देखें तो करीबन 27,300 तक, और अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो करीबन 27,000 से लेकर 26,500 में। अगर हम कहीं डॉलर में देखें तो $1,100 भी एक्सपेक्ट करने की लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सोने में बिकवाली करने के मौके 27,300 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में आज शाम को जब कामकाज की शुरुआत हो तो खरीदारी करें। अनुज गुप्ता की जो रणनीतियां हैं, जो स्ट्रैटेजी है, जो टारगेट स्टॉप लॉसेस हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए। अनुज आपका धन्यवाद। 5 बजे फिर आप कमोडिटी ओपनिंग जब होगी तब सीएनबीसी आवाज वापस जुड़िएगा, तब ओपनिंग और आज के आगे के ट्रेड की बातचीत होगी। लेकिन इक्विटी मार्केट्स में आज एक पॉकेट जो प्रेशर में है वो है आईटी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान से भारतीय आईटी कंपनियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने H-1B वीजा पर बोलते हुए कहा है कि अमेरिकी लोगों की रोजगार सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और वो इसकी जगह विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसे में आईटी कंपनियों की मुश्किलें किस हद तक बढ़ सकती हैं, इसी पर बातचीत करने के हमारे साथ आर चंद्रशेखर, जो कि नास्कॉम के प्रेसिडेंट हैं, वो जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर साहब बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना इंडियन आईटी का कहीं नाम जिक्र किया उस स्पीच में जो गुरुवार को दी गई थी, ना कि उसमें आउटसोर्सिंग को लेकर, H-1B वीजास को लेकर खास तौर पे कहा गया है। पर लार्जली क्योंकि उन्होंने डिज्नी का एग्जाम्पल छेड़ा था जिसने बहुत ज्यादा अटेंशन ऑफ लेट गार्नर कर ली है, तो ऑब्वियस है कि वो किस तरफ हाईलाइट कर रहे थे, किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। सर दिक्कत की बात मेरे लिए अब तक जो भाषण हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो इलेक्शन से पहले के थे, तो लग रहा था एक मेयर रेटोरिक है, हर इलेक्शन ईयर में ऐसे बयान दिए जाते हैं। अब प्रेसिडेंट नियुक्त होने के बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स फिर से आ रहे हैं, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। क्या इंडियन आईटी कंपनी भी घबराई हुई है सर? क्या नास्कॉम भी चिंतित है अब जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, एक गलत फहमी अभी फैल चुका है इस वक्त कि जो आईटी वर्कर्स H-1B पे और इंडिया से जो जा रहे हैं उनके वो वहां जाके एक अमेरिकन वर्कर को रिप्लेस कर रहे हैं और वही काम उसी तरीके से कर रहे हैं उनके जगह में, और इस बीच में वो अमेरिकन वर्कर उनका जॉब खो देता है। पर ये तो बिल्कुल ही गलत है और असलियत से काफी दूर है। असलियत ये है कि जो भी कंपनीज है, चाहे विश्व में, चाहे वो यूएस में हो, इंडिया में हो या किसी और देश में हो, आज के डेट में सब पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए और उनके सर्विसेज ज्यादा कन्वीनियंट और एफिशिएंट बनाने के लिए
और उनके बिजनेसेस कॉम्पिटिटिव रखने के लिए। और यूएस काफी ये जो टेक्नोलॉजीज है, काफी सारी टेक्नोलॉजीज यूएस से आती है, पर इसके अडॉप्शन के लिए यूएस में भी और सारी दुनिया में एक शॉर्टेज है, क्योंकि जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, पुराने जॉब्स घट रहे हैं और नए जॉब्स उनके जगह में क्रिएट हो रहे हैं, जिसके लिए नए स्किल्स की जरूरत है। और ये स्किल्स यूएस में कमी है, शॉर्टेज है। यूएस गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 2018 तक 1 मिलियन आईटी जॉब्स खाली पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई होगा नहीं। और इसी तरह अगर लोग बाहर से नहीं आने दिया जाएगा, तो यूएस कंपनीज जो है, जो यूज करते हैं इनके सर्विसेज, उनका कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा और वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे यूएस में। हाँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा लक्ष्य ये है कि यूएस में ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने का, ज्यादा जॉब्स रिटेन करने का, उसका तरीका यही है कि आईटी एडॉप्शन को जोर दिया जाए और आईटी एडॉप्शन के लिए जो भी मदद चाहिए, इंक्लूडिंग H-1B वर्कर्स, उनको लाने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन होने के वजह से ये शायद बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे, और जैसे जैसे इमिग्रेशन में पॉलिसीज फॉर्मुलेट किया जाएगा और कदम लिए जाएंगे, ये सारे चीजें ध्यान में रखते हुए एक निर्णय और फैसला। इसका मतलब जब प्रेसिडेंट साहब, आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पदभार संभालेंगे तो तस्वीर कुछ और नजर आने वाली है उनको। जिस तरह से एक पिक्चर पेंट हो रही है वैसी नहीं है। आईटी कंपनी जो कामकाज कर रही है यूएस में, वो यूएस कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और उनके लिए भी वो रोजगार क्रिएट करने का एक मौका होता है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट अमेरिका यूएस में जॉब क्रिएशन का जो मशीन है वो जारी रहना है, तो इस तरह के सर्विसेज और इस तरह के स्किल्स बहुत जरूरी है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये सारे बातें यूएस को भी पता है, क्योंकि उन्हीं के डेटा जो है ये कहता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज वहां पे जॉब्स रिप्लेस नहीं करती, लेकिन इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के समय जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन के उभरा था वो ऑरलैंडो फ्लोरिडा डिज्नी वर्ल्ड का था, जहां पे लिटरली कहा गया था कुछ दिग्गज इंडियन आईटी कंपनीज ने वहां पे जॉब्स रिप्लेस करे, और वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना था इस प्रेसिडेंशियल डिबेट के टाइम, इलेक्शंस के टाइम जब भी ये बात उभरती थी। अच्छा, इस समय तो क्लैरिटी नहीं है कदम क्या उठाए जाएंगे, लेकिन लार्जली कहा जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स पे शायद ये वार होता हुआ नजर आए। पर आईटी कंपनीज के लिए दिक्कत की बात, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कैंपेन के समय उन्होंने काफी कुछ प्रॉमिसेस किए थे वीजा रेगुलेशंस को लेकर। अब ये क्या हो सकता है? मेरे को दो चीजें समझ में आती हैं, तो वीजा कॉस्ट बढ़ा दी जाएंगी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, या इंडियन आईटी कंपनीज के लिए नहीं, H-1B वीजा की कॉस्ट बढ़ा दी जाएंगी, और या तो फिर वो आवंटन या एलोकेशन जो होता था उसमें एक मार्क रिडक्शन हो सकता है। कैसा कुछ आप फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, आपने कई सारी बातें सवाल उठाए थे, और मैं ये कहूंगा कि हाँ, अगर वीजा फीस का कॉस्ट बढ़ाया जाता है तो वो हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा और उसका असर यूएस इकोनॉमी पे ही होगा, क्योंकि सबके वीजा की कॉस्ट बढ़ जाएंगे। वो एक पॉइंट है। और दूसरा सवाल ये है कि जो H-1B वीजा इस वक्त है, इंडियन आईटी कंपनी जो है सिर्फ 17% का शेयर है उनका, और ये जो एक गलत पर्सपेक्टिव जो लाया गया है कि सारा H-1B वीजा आईटी कंपनीज को जाए, वो भी गलत है। और तीसरी बात ये है कि जो ये ऑरलैंडो फ्लोरिडा वगैरह ये जो केसेस का जिक्र हो रहा था, उनमें एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस और सिस्टम्स और सर्विसेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उसमें ये वर्कर्स काम आते हैं, और वो करने के बाद वो सर्विसेज और वो तरीके पूरे तरह से बदल जाते हैं। किसी ने बाद में ये नहीं देखा गया है कि क्या वही काम उसी तरह से नए लोग कर रहे हैं
ये एक इन्फ्लुएंस दिया जा रहा है, पर ये बिल्कुल गलत है। ओके, एक दिक्कत की बात वो इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म अक्रॉस द ग्लोब डेवलप्ड इकोनॉमीज जो देखने को मिल रहा है, वो बड़ा कंसर्न का कॉज है सर। लेकिन आपकी बात से लग रहा है शायद एक टेम्पररी डिस्ट्रप्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा बिजनेस मॉडल में शिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े और शायद हमेशा की तरह एक रेटोरिक ही हो और कोई वाकई गाज देखने को ना मिले। देखना होगा कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। लेकिन चंद्रशेखर साहब, बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। लेकिन ध्यान रखें, आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। मैं बाजार का आगे चेक लूंगा, लेकिन आईटी इंडेक्स आज सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के फिर से बयान आया उसके बाद 1.25% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और राकेश बंसल के साथ करेंगे बातचीत, उनकी निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बाजार की बात की शुरुआत करूं उससे पहले आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज का तत्काल ट्रेड आइडिया है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग डायरेक्टर निशांत जैन की तरफ से। उनका मानना है कोल इंडिया में खरीदारी करें, 315 का टारगेट 305 के स्टॉप के साथ 306 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा खासा फेवरेबल। लेकिन आपकी स्क्रीन पे इस समय भारतीय बाजार आएंगे। हफ्ते की शुरुआत कमजोर नोट पे होती हुई, बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता, क्योंकि जैसे मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूं, कल से वो फेड की बैठक की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद एक्सपेक्टेड है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। हालांकि एफआईएस की बाइंग कंटिन्यू होती हुई, लेकिन डॉलर इंडेक्स इस समय मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, तो वो एक दिक्कत की बात। इसलिए भारतीय बाजार देखिए कमजोरी और इनफैक्ट अब फ्रेश लोज है दिन के, ये 2/3 से 3/4% का दबाव। अब निफ्टी 8200 के नीचे स्लिप होता हुआ 65 अंक कमजोर 8197 8196 के लेवल्स के आसपास ट्रेड। ब्रॉडर मार्केट्स में कमजोरी अब बढ़ती हुई, उसके भी इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, क्योंकि वो कमजोरी अचानक अब बढ़ी है। मिड कैप्स तो ऑलमोस्ट 0.1% के दबाव के साथ ट्रेड करते हुए, मार्केट ब्रेथ अब वीक होती हुई स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर, तो बाजार कमजोर नोट पे इस समय कामकाज कर रहा है। आईटी प्रेशर में डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद कच्चे तेल में उछाल है, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से खराब खबर है। कमजोर आईपी के आंकड़े आए हैं, वही कह रहा हूं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक और खराब डेटा पॉइंट आता हुआ, तो ये सब कंसर्न्स हैं इस समय। इस समय बाजार में रणनीति क्या हो, निफ्टी की चाल यहां से कैसी हो सकती है, क्या डाउनसाइड रिस्क और खुल रहे हैं? आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? हम फ्रेश लोज पे पहुंचते हुए दिन के, लग रहा था बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, सीमित दायरे में, कुछ ज्यादा पैनिक की बात नहीं है। हालांकि पैनिक अभी भी नहीं, लेकिन हाँ कमजोरी बढ़ रही है, तो ये कमजोरी के और बढ़ने का खतरा है सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, डेफिनेटली थोड़ा सा क्लोजिंग ये कमजोरी और बढ़ेगा। रीजन ये है कि निफ्टी ने पिछले सप्ताह 8250 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया था और 8200 एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और काफी स्टॉप लॉसेस 8200 के स्तरों पे लगे हुए थे और वो लेवल्स अभी ट्रिगर हो रहे हैं। ब्रॉडर ट्रेंड अप है, मार्केट्स क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है आशीष जी। सिर्फ एकमात्र सेक्टर जहां पे नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है मॉर्निंग के अंदर, वो सिर्फ आईटी है और उसी की वजह से निफ्टी का मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अगर निफ्टी में कोई नई रणनीति अपनानी है तो मेरा ऐसा मानना है बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर नीचे में इस ऑनगोइंग गिरावट में निफ्टी नीचे में 8145 8140 के अराउंड मिलता है तो वो एक अच्छे स्तर होंगे निफ्टी को ट्रेडिंग के नजरिए से लॉन्ग करने के लिए। ओके, तो टेक्सचर बदला नहीं है, ट्रेंड इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, गिरावट में खरीदारी करें। 8140 8145 के लेवल्स के आसपास अगर निफ्टी आता है कमजोरी में, तो वो बेहतर लेवल्स होंगे बाय इनिशिएट करने के लिए। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वरुण दुबे लाएंगे छोटा शेयर ऊंची छलांग, साथ ही राकेश के, अगर समय बचा मेरे पास तो टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप्स कॉर्नर की। हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं, जो लाए हैं ऐसे छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। वरुण बताएं। देखिए चौतरफा आज बिकवाली देखने मिल रही है, तो स्मॉल कैप में भी करीब 0.3% के आसपास की बिकवाली है। हालांकि बाकी रिलेटिव जो इंडेक्सेस है उसके मुकाबले रिलेटिव कम यहाँ पे आपको दबाव देखने मिलेगा। जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा यहाँ एक्शन देखने मिला है खबरों के चलते, उसमें लॉरेस पॉलीमर, मैथन एलॉय जैसे काउंटर शामिल है, जिनमें दरअसल जो प्रोडक्शन इन्होंने अपनी फैसिलिटी में चालू किया है उसका असर देखने मिल रहा है। ओम मेटल्स में इन्हें फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से
वीट स्टोरेज के लिए लेटर अवार्ड हुआ है, उसका असर यहां देखने मिल रहा है। 6% के आसपास की तेजी वहां देखने मिल रही है। वहीं डीबी रियल्टी, इस कंपनी ने अपने रिजल्ट घोषित किए, नेट लॉस कंपनी ने क्लॉक किया है, तो इसके लिए आपको 3% के आसपास का दबाव देखने मिलेगा। और सनटेक रियल्टी आज नतीजे घोषित करेगा और उसके पहले काउंटर में करीब 5.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसके चलते कुछ काउंटर्स है जिसमें अच्छा खासा आज आपको तेजी देखने मिलेगी। उसमें कुछ ऑफशोर काउंटर्स है जिसमें आप देखेंगे करीब 5 से 7% के आसपास की तेजी है। वहीं कुछ ऑयल एंड गैस रिलेटेड काउंटर्स भी है जिसमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी, जिसमें एचओईसी, जिंदल ड्रिलिंग, सेल एंड एक्सप्लोरेशन जैसे काउंटर शामिल है। इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी है। दरअसल सुरेश प्रभु ने कहा है कि जो सेफ्टी है रेलवे की उस पर ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उसके चलते स्टोन इंडिया, टीटागर, टेक्सटाइल में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। और टीटागर में सबसे ज्यादा तेजी देखने मिल रही है क्योंकि इस कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला है। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा है कि चाइना से जो कपड़े आ रहे हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी और इसके चलते कुछ टेक्सटाइल रिलेटेड काउंटर्स में आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी यहां तेजी देखने मिल रही है। गार्डन सिल्क में तो करीब 9.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन एक थीम जो आजकल काफी चर्चा में है वो है डिमोनेटाइजेशन और उसके असर जिस स्टॉक पे पड़ रहा है वहां देख रहे हैं आप अच्छी खासी तेजी इन काउंटर में देखने मिल रही है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स तो 2-2.5 गुना हो चुका है जब से ये काउंटर सबके रडार पे आया है। इसके अलावा कुछ काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रही है, उसमें आर्चीज, राज टीवी और मेजेस्को जैसे काउंटर्स शामिल है। ओके, ये है आज के स्मॉल कैप यूनिवर्स का एक्शन। लेकिन राकेश बंसल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आपने निफ्टी में तो एक कंडीशनल बाय दिया हुआ है, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो जो इमीडिएटली ट्रिगर हो जाए, कामकाज शुरू कर दूं उनमें, ऐसा कोई आइडियाज है क्या सर? बिल्कुल आशीष जी, ऑयल इंडिया को बाय करके चलना चाहिए। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इस खराब मार्केट में एक डिफेंसिव बेट साबित हो सकता है। 439 का स्टॉप लॉस, 462 के टारगेट के लिए ऑयल इंडिया को खरीदने की राय रहेगी। दूसरा बाय कॉल रहेगा आशीष जी अदानी पावर पर। आज गिरते बाजार में स्टॉक ने पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखाया है, बट थोड़ा सा सेल ऑफ जरूर देखने को मिला है। बट मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, अदानी पावर को बाय करके चलना चाहिए। 30 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 35 रुपए 30 पैसे के लक्ष्य के लिए। और लास्ट एक बाय कॉल रहेगा सीमेंस पर, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। 1082 का स्टॉप लॉस, 1223 के लक्ष्य के लिए सीमेंस को खरीदने की राय रहेगी। ओके, निफ्टी खरीदे 8145, 8140 के जोन्स में अगर आता है तो ऑयल इंडिया, अदानी पावर और सीमेंस, तीनों स्टॉक राकेश को पसंद, तीनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। राकेश जी बहुत धन्यवाद आपको। और फिलहाल यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार पर फोकस। बाजार में बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 150 अंक फिसला, निफ्टी 8200 के आसपास, बैंक शेयरों में करीब 1% की गिरावट। आईटी शेयरों में दिख रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डर H-1B वीजा पर। ट्रंप ने कहा स्थानीय लोगों को रोजगार सुरक्षा पहली प्राथमिकता। ओपेक और गैर ओपेक देशों में प्रोडक्शन घटाने पर सहमति से चढ़ा कच्चा तेल। ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर, बाकी ऑयल एंड गैस शेयर 2.5% उछले, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव। ईद मिलाद के मौके पर आज करेंसी और कमोडिटी बाजार बंद, हालांकि शाम के इस सत्र में कमोडिटी में होगा कारोबार। और 1 अप्रैल से जीएसटी लागू होने की संभावना लगभग खत्म। कल हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई नतीजा नहीं, मौजूदा संसद सत्र में पारित नहीं होगा जीएसटी बिल। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले हमसे एक बार बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल करें या फिर 7045220000 पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और बाजार पर एक नजर डालीजिए। शुरुआत थोड़ी सी नरम ही हुई है क्योंकि एशियाई बाजारों में एक अच्छी रिकवरी के बाद या फिर अच्छी शुरुआती तेजी के बाद बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखाई दिया और इसी ने आज का मूड बिगाड़ा है। सुबह सवेरे 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान सेंसेक्स में देखा जा रहा है।
अगर निफ्टी पर भी नजर डालें तो 8,200 को हमने ब्रीच किया, यानी कि उसके नीचे हम फिसले। फिलहाल 8,204 के लेवल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। मिड कैप काउंटर्स में भी कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी की ओर से ही सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएंगे कि किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन फटाफट देख लीजिए वायदे बाजार की पोजीशन क्या है। आज फिर हम देख रहे हैं 8,000 के पुट में 77 या फिर 78 लाख शेयरों का एक्शन बनता हुआ, और 8300 का कॉल अभी भी एक्टिव है, यानी कि उम्मीद है कि एक पुल बैक आएगा और 8,300 एक टॉप मार्केट का और सपोर्ट ऑफ कोर्स 8,000 के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए निफ्टी पर, वो पहले समझ लेते हैं और फिर आगे बताएंगे आपको कि आज वायदे बाजार में कहां पर एक्शन ज्यादा देखने को मिला, और साथ ही आपके सवालों का जवाब भी देना शुरू करेंगे। हमारे साथ फिलहाल MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर जुड़ गए हैं और वायदे बाजार पर एक चेक लेंगे सुमित जैन से डेस्टिनी सिक्योरिटीज के। आप दोनों का ही स्वागत है। सुमित बताइए, 8300 के कॉल में हम देख रहे हैं 49 लाख शेयरों का एक्शन देखने को जरूर मिला है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बाजार स्पेशली कैश मार्केट में थोड़ा सा अटक रहा है, तो क्या रुझान होगा? क्या अब भी 8,300 के कॉल में तेजी करने की यहां पर आपकी सलाह होगी? जी नहीं, इनफैक्ट ये जो टाइप ऑफ मार्केट है यहाँ पर हम लोग जो है ब्रेकआउट्स में ना बाय नहीं करते हुए रिटेस्ट पे या रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे। सो आइडियली यहाँ पर मेरा रुझान इस तरफ है कि थोड़े लोअर लेवल्स के ऊपर मैं निफ्टी फ्यूचर बाय करने की सलाह दूंगा, और इसी के साथ जो है 8,200 का जो पुट है वो भी बाय करने की सलाह दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज अ मैरिड पुट या प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। यहाँ पर इन केस ऑफ डाउनसाइड क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को पुट से पैसे कमा सकते हैं, और ऑब्वियसली जब हम निफ्टी फ्यूचर बाय करेंगे तो उसके लिए हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 8174 के नीचे हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके और फ्यूचर्स बाय करने हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है कि फ्यूचर्स में खरीदारी करें, लेकिन वो स्टॉप लॉसेस को आप काफी एक्टिवली ट्रैक करें। मितेश, बैंक निफ्टी पर आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि देखिए एक बार फिर यहीं से दबाव बन रहा है। जी हाँ, बैंक निफ्टी आई थिंक क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इंट्राडे चार्ट्स अगर ये इंडेक्स 18,480 के लेवल्स को तोड़ता है तो थोड़े से सेल सिग्नल आने के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो तोड़ता है तो वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है 120 पॉइंट के स्टॉप के साथ, और 18,200 18,240 के सपोर्ट का रीटेस्ट यहाँ पर हो सकता है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह आती हुई, तो लेवल्स को वॉच कीजिए, शायद क्रैक्स आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वायदे बाजार में कहां पर एक्शन है ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और साथ ही आपके सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। आज देखिए ऑयल एक बड़ी स्टोरी है, क्योंकि कच्चे तेल में एक उछाल आया है, क्योंकि ओपेक देश और गैर ओपेक देश की बीच सहमति बन गई है प्रोडक्शन कट को लेकर। खासकर रशिया एक तगड़ा प्रोडक्शन कट लेने को तैयार है, तो इसका फायदा आज ONGC, ऑयल इंडिया, केन जैसे शेयरों में आता हुआ, और ONGC टॉप ट्रेडेड शेयर है। आप देखेंगे भी यहाँ पर करीब 14 लाख शेयरों का एडिशन ओपन इंटरेस्ट में। इसी का असर आप देखेंगे हुआ है जेट एयरवेज पर, क्योंकि ये एक नेगेटिव रहेगा जेट जैसी कंपनियों के लिए, तो यहाँ पर भारी भरकम दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ सन टीवी नेगेटिव खबरों में पिटता हुआ, और NMDC नंबर्स के बाद अच्छी तेजी दिख रही है। तो ये फिलहाल एक्टिव काउंटर्स हैं वायदे बाजार के, इनमें क्या ट्रेड होना चाहिए इस पर आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ पारुल लाइन पर है जयपुर से। पूछे पारुल। हाँ, मेरी पोजीशन है अरविंद में, अरविंद लिमिटेड में 350 का कॉल मैंने 16.80 पे लिया है, ये काफी नीचे आ गया, अब इसमें क्या करूं मैं? 16 रुपए 80 पैसे पर फिलहाल ये पोजीशन 350 का कॉल इन्होंने लिया है। सुमित, सलाह क्या होगी? वैसे आप देखिए टेक्सटाइल शेयरों के लिए कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ जरूर रही है बजट से ठीक पहले, लेकिन इनका 350 का कॉल है, और क्या कुछ रिकवरी की संभावना है या नहीं? कि ये कॉल तो फिलहाल काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, 11 रुपए 85 पैसे के आसपास ये कॉल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से इन्हें काम करना चाहिए, 10 रुपए 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, और जैसे ही थोड़ा अगर अपसाइड मिले तो एक कॉल ये एग्जिट कर लें और दूसरा कॉल ये होल्ड कर सकते हैं विद द सेट स्टॉप लॉस। ओके, तो एक कॉल एग्जिट कीजिए और एक कॉल में आप बने रहिए, ये फिलहाल आपके लिए पारुल राय है, उसको इम्प्लीमेंट करें, और आगे कुछ दिक्कत होती है तो आप हमें फोन दोबारा कर सकती हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, अमित चक्रवर्ती कोलकाता से लाइन पर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए सर। एक्चुअली मैंने 2 लॉट टाइटन की शॉर्ट की है करंट में, और मेरा एवरेज प्राइस है 313। एक लॉट मैंने पिछले दिन शॉर्ट किया था लास्ट ट्रेडिंग में, वो मैंने 326 लेवल शॉर्ट किया था, दूसरा जो है वो काफी नीचे शॉर्ट किया था।
326 पर आपने एक लॉट शॉर्ट किया, आज देखिए 325 के आसपास भाव है, लेकिन 313 वाले शॉर्ट की क्या स्थिति रहेगी ये समझना अहम है। मितेश, क्या सलाह है आपकी? देखिए, आई थिंक मार्केट की तरह आई थिंक ये स्टॉक भी पुल बैक के थ्रू जा रहा है और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 322 के लेवल को तोड़ता है तो आई थिंक वापस से ये इसका पुल बैक खत्म हो जाएगा और वापस से डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ जाएगा और फिर नीचे में 308 तक के प्राइस मिल जाएंगे। तो पहली बात तो 322 का लेवल ध्यान में रखें। ऊपर में स्टॉप लॉस लगा है 331 का, अगर 331 क्रॉस करता है तो शायद ब्रेकडाउन नहीं होगा और पुल बैक स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और 340 तक 45 तक जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो ये दो लेवल का ध्यान रखें, पर मुझे चांसेस ज्यादा ये लगते हैं कि अगर निफ्टी 8180 तोड़ता है तो ये 322 का लेवल तोड़ के करेक्टिव पैटर्न में जाएगा। तो फिलहाल 331 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 325 आपने कहा स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट? 331 का 331, ठीक है। और 331, हाँ जी, और 322 अगर तोड़ता है तो वापस से इसका जो करेक्टिव जो इसका पुल बैक चल रहा है खत्म हो जाएगा और 322 के नीचे वापस से मंदी का इसमें एक सेटअप बन जाएगा और 307 310 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक तब गिर सकता है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। 331 का स्टॉप लॉस अमित, उसको ध्यान में रखें और 322 अगर तोड़ता है तो चांसेस है 308 तक जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जिस पर आप नजर बना कर रखें। विनीत हमारे साथ अब जुड़ गए हैं लाइन पर, रायपुर से। पूछे विनीत। मैंने मैम 2 लॉट शॉर्ट किया हिंडाल्को का 182.55 में, अब मेरे कहाँ पे काटना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, ये फिलहाल रहा हिंडाल्को पर 183 पर इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन खड़ी की है। मितेश, क्या कॉल आपका? देखिए, हिंडाल्को एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, परंतु इनका स्टॉप लॉस भी कॉस्ट पे ही आएगा। 183.50 का कैश में लेवल है जिसके ऊपर अगर चलता है तो वापस से स्टॉक ने अपसाइड कैच करनी चाहिए। फिलहाल इसके शॉर्टिंग के चांसेस कम है और अगर ये 177 तोड़ेगा तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, परंतु चूंकि इनकी शॉर्टिंग प्राइस अच्छी है, फिलहाल 183 हाफ यानी कि 184 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें। ₹1 का आपको रिस्क है और अगर ये 177 हाफ तोड़ता है तो और करेक्शन आने की उम्मीद है और फिर मुझे लगता है कि 170 तक ये स्टॉक आपको काटने को मिल जाएगा। तो होल्ड करने की फिलहाल सलाह आपके लिए। 183.50 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। राजकुमार हमारे साथ लाइन पर हैं अकोला से। पूछे राजकुमार जी। मैंने टाटा मोटर DVR का कॉल लिया 230 पर, ₹2.70। 330 का कॉल आपने लिया है ₹2.70 पर। आज ₹1.35 का ट्रेड है और टाटा मोटर्स के DVR में सुबह से तो बिकवाली ही हावी है। 300 के नीचे ट्रेड करता हुआ सुमित, ये तो ट्रेड इनके फेवर में बिल्कुल नहीं है। जी, इन्होंने एक एकदम फार आउट ऑफ द मनी कॉल ले लिया है। हालांकि आई कंसिडर ही इज लकी बिकॉज इन्हें सिर्फ 50% का नुकसान जो है, जो 2.7 पे इन्होंने लिया है। फिलहाल ये कॉल ₹1.35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि यहां पर ये जो है ये एग्जिट कर लें और फिलहाल ये काउंटर के अंदर कोई पोजीशन ना बनाए, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में भी थोड़ी कम लिक्विडिटी है, तो ये काउंटर से दूर ही रहे थोड़े समय के लिए, इन ऑप्शंस एटलीस्ट। ओके, तो एग्जिट कर लीजिए ऑप्शंस में। इस समय एक एक्टिव ट्रेड ना ले, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनती हुई दिखाई देगी और सीधा कॉल लेना बहुत मुश्किल है इस समय टाटा मोटर्स के रुझान पर या फिर टाटा मोटर्स के DVR के रुझान पर। शमीम हमारे साथ लाइन पर है दिल्ली से। पूछे शमीम। जी, मेरे पास वोल्टास का अभी एक लॉट है और इससे पहले हमने 365 पे एक लॉट बाय किया था, उसको 206 में बेच दिया। 365 पर आपने बाय किया था? जी जी, और फिर 306 पे बेच दिया था। ठीक है, तो आपने वहां पर एग्जिट ले लिया। ठीक, अब जो पोजीशन खड़ी है वो किस लेवल पर ली? दोबारा हमने 296 पे लिया हुआ है, तभी होल्ड पे रखे या उसको क्या करें, निकाल दें? 296 पर आपने जो लिया है, आज आपके हाथ में करीब ₹22 प्रति शेयर मुनाफा है। 318 के आसपास भाव है। मितेश, क्या सलाह होगी, होल्ड करें या एग्जिट कर लें? ठीक है, आई थिंक मैं पोजीशन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उन्होंने पहले कुछ किया था और बाद में वापस पहले तो सौदा कट गया है, उसके बारे में भूल जाइए। जो करंट पोजीशन है वो 296 पर इनकी है, लॉन्ग पोजीशन है। करेक्ट जी जी हाँ, आई थिंक वोल्टास में देखिए यहाँ पर 330 के ऊपर जाना थोड़ा सा टफ लगता है और वहीं से जाके स्टॉक घूम के नीचे आया है, तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ठीक रहेगा। 330 के ऊपर इसमें नया फ्रेश ट्रेंड चालू होगा, तो मेरे ख्याल से इसका बड़ा पुल बैक जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह वोल्टास में। इस बीच नेटको फार्मा की ओर से अपडेट आता हुआ कि यूएस में इन्होंने जेनरिक दवा टामीफ्लू लॉन्च कर दी है। हालांकि स्टॉक में ज्यादा कुछ रिकवरी आ नहीं रही है, 596 के आसपास ये भाव चल रहा है इस समय नेटको फार्मा का। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक,
आगे हमारे जानकार आपको बताएंगे आज का सबसे बढ़िया ट्रेड क्या रहेगा सुमित और मितेश की ओर से। साथ ही आपको एक ऑप्शंस रणनीति भी बताएंगे और साथ ही कुछ और सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। बाजार की चाल तो फीकी पड़ रही है। 8,205 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ और बैंक निफ्टी की ओर से सबसे ज्यादा दबाव बन रहा है इस समय। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर एक्शन है लेकिन अच्छा खासा। एनएमडीसी देखिए इस समय का टॉप परफॉर्मर है। 6% का ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। 131 के आसपास भाव देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस बाजार में अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन के लिहाज से देखें तो एनएमडीसी और ओएनजीसी जैसे शेयर शामिल है। इन दोनों पर मैं सुमित पहले आपकी राय लेना चाहूंगी। क्या अभी भी एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है? बिल्कुल, एनएमडीसी में यहां से भी तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। जो लेवल मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं यहां से एक 140 की जो कॉल है उसके ऊपर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखाई पड़ रहा है, तो यहां से काफी रूम है स्टॉक को। करीब करीब यहां से 3 to 4% और मूव दे सकता है आने वाले समय में एनएमडीसी। ओके, तो और ओएनजीसी? ओएनजीसी जैसा कि हम देख रहे हैं क्रूड के मूवमेंट से काफी ज्यादा रिलेटेड है स्टॉक, तो ओएनजीसी के लिए भी नेक्स्ट लेवल मेरे ख्याल से यहां से 325 से 330 के बीच में होना चाहिए फॉर लॉन्ग्स। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज इस समय ट्रेड के लिए अभी भी एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स की बात करते हैं कि कहां पर इस समय पैसा लगाया जाए। मितेश, आपने इनफैक्ट एक बाय और एक सेल ढूंढा है आज, पहले बताइए खरीदारी के मौके कहां है? जी हाँ, आई थिंक यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पर क्लियरली ब्रेकआउट देखने को मिला और अवाना ऑफशोर आई थिंक बेनिफिट करता है जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर मूव करते हैं। तो अवान में बाइंग करें 255, 55 के आसपास स्टॉप लॉस, उसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और 280 तक के टारगेट मुझे लगता है कि स्टॉक में आ सकते हैं। और सेल करने के लिए मैंने सुना है अमर राजा बैटरीज, जिसमें कि आज एक इंट्राडे बड़ा सेल सिग्नल आया, तो वहां पे सेल करें और 920 के स्टॉक के साथ में और करीबन 870, 865 के रेंज के टारगेट रहेंगे। ठीक है, ये फिलहाल कॉल्स अमर राजा में सेल साइड की पोजीशन और अबान ऑफशोर में तेजी करे। सुमित, आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी अगर आप हमें समझा सके, निफ्टी पर ही है। निफ्टी में ऑप्शंस में जो है आज जो डाउनसाइड हमें देखने मिल रहा है, मेरा ये सजेशन रहेगा ट्रेडर्स के लिए कि आप एक 8200 की जो पुट है उसको 85 से 90 के बीच में बाय करें। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके रखें 60 रुपीज का, और इसका टारगेट अगर ये 130-140 के बीच में ट्रेड करता है तो आपको एग्जिट हो सकता है यहां से। लेकिन सुमित, आपने कहा था कि 8320 निफ्टी में कैश मार्केट में आपका टारगेट है, तो ये स्ट्रैटेजी क्या 8200 एक बेस बना रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं, कैसे समझें? जी, करंटली जो एक है 8200 का जो स्ट्राइक का जो पीसीआर है वो एग्जैक्टली 1 के आसपास है, तो विच इंडिकेट्स दैट द मार्केट इज करंटली इन इनडिसीजन मोड। इट इज क्लियरली वेटिंग फॉर सम न्यू, कुछ नए संकेत के लिए रुक रहा है मार्केट। और बिल्कुल जो हमें पिछले कई दिनों से एफआईआई की पोजीशंस देखने मिल रही है, एफआईआई लगातार इंडेक्स में बाइंग बनाया जा रहा है, कॉल साइड में भी बाइंग बनाया जा रहा है, तो हमें शॉर्ट नहीं रहना है। ये जो पुट स्ट्रेटेजी जो है ये एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी इसे कहते हैं, कि जहां पर आप एक इंडेक्स अंडरलाइन लॉन्ग कर लें और पुट बाय कर लें, विच इज एक्ट एज एन इंश्योरेंस। ओके, ठीक है, तो इस समय शॉर्ट ना करें, लेकिन एक पुट लेंगे तो ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट देगा, कुछ सेफ गार्ड करेगा, इसीलिए ये फिलहाल 8200 के पुट में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट 130 का है, स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स 60 रुपए पर लगाएंगे आप। लेकिन उस लिहाज से फिर सुमित, कौन से शेयरों में आपको लग रहे हैं मौके खरीदारी के या फिर बिकवाली के? खरीदारी के लिए मेरे पास तीनों के तीनों जो है वो बाय स्टॉक्स बाय के लिए है। मेरा फर्स्ट स्टॉक है बाय के लिए टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर एक करीब पिछले हफ्ते 27% राइज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ था और 6% राइज इन प्राइस हुआ था, जो एक क्लियरली लॉन्ग बिल्डअप का संकेत दे रहा है। और ये ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 422 के नीचे एंड मेरा टारगेट रहेगा 448। मेरा दूसरा बाय है वेदांता, अगेन सेम सेक्टर, मेटल सेक्टर में जो एक काफी अच्छी तेजी आज भी थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर एक 19% ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हुई थी और 9% प्राइस बढ़ी थी पिछले एक हफ्ते में जो बिल्डअप हुआ था फ्यूचर्स में। तो यहां से ये करीब 258, 260 तक जा सकता है स्टॉक, और इसका मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा 238 के नीचे। मेरा तीसरा बाय है पीएफसी।
PFC का एक 21% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था लास्ट वीक और उसने एक स्टॉक में 3% का गेन हमें देखने मिला था। हालांकि आज ये करीब थोड़ा नीचे कर रहा है ट्रेड, ये स्टॉक करीब यहां से, लेकिन बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 129 का और टारगेट रहेगा 140 to 144 का इस हफ्ते इस स्टॉक के लिए। तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज जहां पर आप पोजीशन लीजिए, खरीदारी कीजिए। ये फिलहाल सलाह आती हुई सुमित की ओर से और वितेश के भी कॉल्स हमने सुने। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे कुछ और सवालों के जवाब जरूर देंगे। आप बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। आज देखिए ऊपरी लेवल्स पर बाजार अटकता हुआ, लेकिन 8,200 एक बार टूटा है, उसके ऊपर रिकवरी आ चुकी है। फिलहाल इन लेवल्स को होल्ड करता हुआ बाजार। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। सुनील यादव लाइन पर है, पूछिए सुनील। हेलो मैडम, मैंने SBI के 250 के पुट ₹2.25 पे शॉर्ट किया है। मैं हमेशा मैं बाय करता हूँ तो लॉस में जाता है, तो इस बार मैंने स्ट्रेटेजी थोड़ी आपने उल्टा ट्रेड किया, लेकिन आप कभी भी लॉस में हैं सुनील, क्योंकि आज देखिए 267.90 के आसपास ट्रेड है। आज तो अच्छी खबरें हैं कि इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में जो लगभग 4% हिस्सेदारी बेचनी थी, आपने पुट शॉर्ट किया है, राइट? यस मैडम। ओके, पुट बेचा है, फेयर इनफ। तो आई थिंक दिस इज अ प्रोटेक्टेड ट्रेड। क्या सलाह होगी आपकी, बताइए सुमित? 267.80 के आसपास तो कैश मार्केट में ट्रेड है। जी, इन्होंने एक काफी ठीक ठाक डिसीजन लिया है, फार आउट ऑफ द मनी पुट शॉर्ट किया है, जो कि जनरली हमेशा है मार्केट्स में देखा जाता है कि जो कॉल और पुट जो ऑप्शंस शॉर्ट करते हैं वो हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स होते हैं एंड 95% ऑफ द टाइम्स दे मेक मनी। सो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा, बट ही हैज टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज पुट शॉर्ट, कोई भी ऑप्शन शॉर्ट किया जाए तो उसके अंदर कभी भी एक अनलिमिटेड लॉस होने का खतरा बना रहता है। तो यहाँ मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप एक ₹3.40 और ₹3.60 के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा करके इसे होल्ड करें, और इसका अगर ये पुट 50 पैसे के नीचे ट्रेड करे तो आपको एग्जिट होने का एक मौका मिलेगा जरूर। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं सुनील इस बारी आपके हाथ में तगड़े रिटर्न्स जरूर लगे। हरेंद्र हमारे साथ लाइन पर है दिल्ली से, पूछे हरेंद्र। नमस्ते मैम। नमस्कार सर, बताइए। मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का है, दिसंबर का एक लॉट बाय 136 पे। 136 पर खरीदारी, 134 के आसपास भाव। बैंक निफ्टी तो दबाव में है, कोई स्टॉप लॉस आप सुझाएंगे? मैं तेशन है। सॉरी, आई थिंक मैं ट्रेड मिस कर गया इनका। PNB 136 पर एक लॉट है, लॉन्ग किया हुआ इनका जी। आई थिंक स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा नजदीक, थोड़ा सा नीचे होगा। 131.70 131.80 का अच्छा सपोर्ट है स्टॉक को, और ऊपर में इसको 138 के ऊपर जाना है तेजी करने के लिए। तो फिलहाल अगर ये 131.80 का स्टेटस नीचे का, यानी कि 10-20 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस लगा लिया, कैश लेवल्स है, तो आई थिंक बेस्ट रहेगा। चले, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह आती हुई। थोड़ा सा कॉशियस आप रहिए, क्योंकि आगे अगर दबाव आता है तो इन काउंटर्स में प्रेशर बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा और टूट सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ₹131.80, ये आप क्लोजली फॉलो करें हरेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और सुमित हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। मार्केट्स पर आज 8,205 ये फिलहाल लेवल इस समय निफ्टी का। 152 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी दिखा रहा है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा तनाव बढ़ता हुआ। और अब मिड कैप इंडेक्स भी आप देखेंगे तो 100 पॉइंट गंवा चुका है। तो धीरे धीरे करके अब प्रेशर बढ़ता हुआ और ब्रॉडर मार्केट्स में दबाव आना शुरू हो चुका है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। सवाल जवाब का सिलसिला लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे, अलग अंदाज में, फटाफट अंदाज में। प्रियंका संभव लेकर आएंगे सभी सवालों के जवाब। बाजार में बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 150 अंक फिसला, निफ्टी 8,200 के आसपास। बैंक शेयरों में करीब 1% की गिरावट। आईटी शेयरों में दिख रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डर। H-1B वीजा पर ट्रंप ने कहा, स्थानीय लोगों को रोजगार सुरक्षा पहली प्राथमिकता। ओपेक गैर ओपेक देशों में प्रोडक्शन घटाने पर सहमति से चढ़ा कच्चा तेल। ONGC निफ्टी का टॉप गेनर। बाकी ऑयल एंड गैस शेयर 2.5% तक उछले, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव।
ईद मिलाद के मौके पर आज करेंसी और कमोडिटी बाजार बंद। हालांकि शाम के सत्र में कमोडिटी में होगा कारोबार। और 1 अप्रैल से जीएसटी लागू होने की संभावना लगभग खत्म। कल हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई नतीजा नहीं। मौजूदा संसद सत्र में पारित नहीं होगा जीएसटी बिल। सेंसेक्स और निफ्टी आज दोनों ही प्रेशर में नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 141 अंकों की गिरावट है, वहीं निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। 8,200 के ऊपर तो जरूर आ गया, लेकिन इसके नीचे के लेवल्स में हमने इसको जाते हुए आज देखा है। एशियन क्यूज की कमजोरी का असर भी दिख रहा है भारतीय बाजारों में। मिड कैप में 95 अंकों की दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। वही अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं 150 से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में है। प्रेशर में बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी सभी। और अगर इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में ज्यादा शेयर हैं जो प्रेशर में लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। 877 शेयर है जो दबाव में है और इनके मुकाबले 660 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और आज दबाव कहां से आ रहा है बाजार में, तो एशियन पेंट, अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम, आइडिया सेल्यूलर, बजाज ऑटो, ये कुछ काउंटर्स हैं जो आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और लूजर हैं आज निफ्टी के। और आज क्रूड से जो अच्छी खबर निकलकर आ रही है, एक सहमति बनती हुई जो आ रही है, उसका फायदा ओएनजीसी को मिलते हुए नजर आ रहा है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, केन इंडिया, इन तमाम स्टॉक्स पे आज हम तेजी देख रहे हैं। और रोज की तरह आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए और बाजार को समझने के लिए मेरे साथ है प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में आप क्या रीड कर रहे हैं? हमने देखा सुबह गिरावट बढ़ी, अब संभलने की कोशिश जारी है और आप मान रहे हैं कि ये संभल पाएगा, आगे बढ़ेगा और निफ्टी आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। लगता है कि लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल से 8175 यहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से जो हमने गिरावट देखी, गैप डाउन था। देखिए पिछले हफ्ते हमने बात की थी 8264 का एक लेवल था, उसको पार करना बहुत जरूरी था। उसको अगर पास कर लेते तो ये टारगेट था 8361 और वहीं पर एक जाकर रुका है। अब जो है पॉज है, ये लगता है कि ये पॉज है या कंसोलिडेशन है पता नहीं, लेकिन यहां पर थोड़ा थमेगा, पॉज लेगा, ब्रीथ करेगा, ताकत मिलेगी। अगर यहां पर 8175 ब्रेक नहीं होता है, 8150 ब्रेक नहीं होता तो अप मूव स्टिल बरकरार है। फिर एक बार अगर 8264 क्रॉस हो जाता है फिर 8361 दिख सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, लो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही कॉशियस स्टैंड लेते हुए, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर गिरावट काफी भारी हो रही है। अब 160 अंकों की गिरावट को ये छूने वाला है बैंक निफ्टी और हम 18,536 के लेवल अभी देख रहे हैं। आप बैंक निफ्टी में अभी क्या करेंगे? मुझे भी लगता है 18,450 यहां पर एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वहां थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन काफी हद तक स्ट्रांग सपोर्ट 18,450 के करीब है। तो मुझे लगता है यहां पर भी एक कंसोलिडेशन है या कह सकते हैं ब्रीदर की जरूरत है। एक बेस बना है लोअर लेवल्स पर, लेकिन इस बेस को बनते बनते कभी वक्त लगता है, शायद ये वक्त लग रहा है। और अब तैयार हो जाइए, अगले 6 मिनट तक हम लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट प्रकाश गाबा के साथ। प्रकाश गाबा आपको बताएंगे कि स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर एग्जिट करें। लखनऊ से जीपी अग्रवाल जी का पहला सवाल। जेके टायर है इनके पास, 50 शेयर 125 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल 5 रुपए 90 पैसे नुकसान पर बैठे हुए हैं जेके टायर में। शॉर्ट टर्म में जरूर एक वीकनेस है और पिछले दिनों हमने एक जो लो देखा था अराउंड जेके टायर में करीब 106 का, वो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से बाउंस हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि ये अपू बरकरार है। यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन की जरूरत है, वक्त लग सकता है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 125 का। जब भी 125 जेके टावर क्रॉस कर लेगा तो फ्रेश अपू शुरू हो जाएगा, फिर टारगेट 135 और 140 होगा, इसीलिए होल्ड। मुंबई से जितेंद्र, सेंट्रल बैंक इनके पास है 400 शेयर, 91 रुपए की खरीद रही है। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट मिला है, बैंकिंग क्षेत्र में एक अपू मिल सकता है, टारगेट ऑन द अपसाइड 95 का बन सकता है, वहां पर चाहे तो मुनाफा बुक कर सकते हैं। प्रवीण पुनिया दिल्ली से, अदानी एंटरप्राइजेस 250 शेयर, 70 रुपए 75 पैसे की खरीद है, प्रॉफिट मामूली सा पर शेयर कमा रहे हैं। वेल एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी करीब अराउंड 68 का। अपर रीजन में 76 to 80 का ये जोन है, अगर वो मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अडानी एंटरप्राइज। सूरत से भावेश भाई, एमएमटीसी के 200 शेयर 55 की खरीद।
55 की खरीदी है, बढ़िया है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था करीब 48 जोन्स पर, अप मूव ऑन है एमएमटीसी में। मुझे लगता है इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड बनेगा कुछ 60-65 बन सकता है, लेकिन वक्त लगेगा, इसीलिए होल्ड एमएमटीसी। भुवनेश्वर से कुणाल, हिंडाल्को के 150 शेयर है इनके पास, 183 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। हिंडाल्को में फिलहाल ₹1.45 पर शेयर इन्हें लॉस हो रहा है। नथिंग टू वरी, मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, इनको एक स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 166 का। अपर पे टारगेट है जो हिंडाल्को करीब 200 के करीब है, 190 और 200 के बीच में मुनाफा बुक कर सकते हैं करना चाहें तो। हावड़ा से बंकिम, जीएनएफसी 100 शेयर, 217 रुपए की खरीद है इनकी। जीएनएफसी गुजरात नर्मदा, मुझे लगता है यहां पर एक साइडवेज जोन पर है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 180-190 के करीब है, एक लेवल लेता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 220। जब भी 220 क्रॉस कर लेगा तो 255-260 चला जाएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड है, अगर थोड़ी गिरावट भी आती है नथिंग टू वरी, थोड़ा पेशेंस रखिए और इंतजार करें 255 से 260 के टारगेट का जीएनएफसी में। दिल्ली से प्राणेश जी का सवाल, एसजीवीएन 150 शेयर, 32 रुपए 19 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 35 और 34 से जोन है, वहां पर रेसिस्टेंस है, बेचना चाहे तो वहां पर बेच सकते हैं, फिलहाल होल्ड कीजिए। अप मूव में है एसजेवीएन। दिल्ली से मनोज, डिशमेड फार्मा पर आपकी सलाह चाहते हैं, 1000 शेयर है, 253 रुपए की खरीद का भाव है। मुनाफा ले जाइएगा, थोड़ी वीकनेस है और गिरावट देख सकते हैं, लोअर लेवल शायद 200 भी देखने को मिल सकते हैं। अब मुनाफा मिलता है ले लीजिए, 200 के पास अराउंड आसपास वहां पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नांदेड़ से शुभम, डिश टीवी के 500 शेयर, 100 रुपए की खरीद है इनकी। होल्ड करना चाहिए, 100 का मौका मिलेगा, 105 का एक टारगेट है ऑन द अपसाइड, वो मिल सकता है, होल्ड कीजिए, अब साइडवेज जोन पर है। डीएन तिवारी जी गुलबर्ग से जानना चाहते हैं, दिवान हाउसिंग में क्या करें, डीएचएफएल के 500 शेयर, 215 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 240 का स्टॉप लगाइए, अपर जिसमें एक मौका मिलता है अराउंड 290 और 300 के आसपास, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपूर्ण मिलेगा यहां पर। दिल्ली से रमेश, एमआरपीएल 3000 शेयर, 103 रुपए की खरीद है। 103 की खरीदी है एमआरपीएल, मुझे लगता है यस इनको होल्ड करना चाहिए। 90 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से थोड़ी गिरावट देख पाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से अब कंसोलिडेशन मोड पे फिर एक फ्रेश अप मूव शुरू होगा एमआरपीएल। अहमदाबाद से जिग्नेश जी का सवाल, आईडीबीआई बैंक पर 400 शेयर, 55 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको 67 का, लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट, क्योंकि मुनाफे में बैठे हैं। अपर जिस पे टारगेट बिटवीन 80 और 85, वहां पर मौका मिले तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आईडीबीआई बैंक। थाने से अब्दुल अहमद, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर 1450 शेयर होल्ड करते हैं, 39 रुपए 60 पैसे की खरीद है। मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए, 50 और 60 का ये जोन है, लेकिन काफी वक्त लगेगा। अब कंसोलिडेशन मोड पे, अगर वहां पर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड ऑयल कंट्री। कोलकाता से सुजीत सिंह, आरईसी के 214 शेयर हैं, 139 रुपए 40 पैसे की खरीद। एक अपमूव है, अब थोड़ा कंसोलिडेशन पॉज मोड पर है, इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा करीब 140 जोन्स पर। जब भी ये 140 क्रॉस कर लेगा फिर एक 158 का जो टारगेट बनेगा, इसीलिए होल्ड आरईसी। उदयपुर से रुद्र प्रताप सिंह, औरबिंदो फार्मा 700 शेयर, 752 रुपए की खरीद। अब यहां पर थोड़ी लगता है वीकनेस देख सकते हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड कर लीजिए, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एग्जिट नुकसान बुक करना पड़ेगा। 650 ये जोन है, यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जो आज बेचे यहां पर 650 के इर्द गिर्द वहां पर खरीदने का सोच सकते हैं, या फिर एक फोन कीजिए यहां पर। हिसार से वीरेंद्र सिंह का अगला सवाल, इन्फोसिस के 755 शेयर होल्ड करते हैं वीरेंद्र, 1135 रुपए की इनकी खरीद रही है, फिलहाल नुकसान 162 रुपए 70 पैसे पर शेयर। होल्ड करना चाहिए, जो इसमें गिरावट देखी है इन्फोसिस में, अब वो गिरावट ठक रही है, थम रही है और थक रही है, मुझे लगता है नहीं खास और गिरावट बाकी है। लोअर लेवल पे 900 जो लो देखा है हमने पिछले दिनों, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फ्रेश अपमूव शुरू होगा, ये जगह बहुत अच्छी है, इसीलिए होल्ड। फिर एक टारगेट को 1100 और 1150 का जरूर मिलेगा, वहां पर जो चाहे आप कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर स्टॉप होती है, लेकिन प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे आज के बाजार के इस थोड़े से स्लो मूड में आपके ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में हैं? 2 लॉन्ग स्टॉक्स हैं,
अगेंस्ट द ट्रेंड है। एनएमडीसी यहाँ पर सही नजर आता है मुझे। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 133 का है, स्टॉप होना चाहिए 126 का एनएमडीसी। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है रोल्टा। यहाँ पर अच्छा अपमूव मिला है, ये अपमूव बढ़ सकता है 1-2 दिन में। इसका टारगेट 65 to 67, ये एक जोन है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉप होना चाहिए 57, बाय डिप्स और होल्ड कीजिएगा रोल्टा और एनएमडीसी। यहां पर है लॉन्ग की सलाह प्रकाश की। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर। ब्रेक के बाद लौटते हैं, अलग अलग शहरों से जोड़ते अपने दर्शकों को और उन्हें सलाह देंगे प्रकाश गाबा कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स में अब हम देख रहे हैं 133 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी की बात करें तो 8,200 के ऊपर तो बना हुआ है निफ्टी, लेकिन ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, यहां थम गया। 54 अंकों की गिरावट निफ्टी में फिलहाल, और मिड कैप में भी अब गिरावट बढ़ती हुई 97 अंकों की गिरावट मिड कैप में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। अब जोड़ते अपने दर्शकों को। ठाणे से उदय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते उदय जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास अडानी ट्रांसमिशन है 45 के भाव से 1000 शेयर, इसको होल्ड कर ट्रेड करें। और बाट्रॉनिक की रेट से 500 शेयर। जी, दूसरा स्टॉक मैं नहीं सुन पाई। पहला तो अडानी ट्रांसमिशन, दूसरा बाट्रॉनिक। कितने शेयर हैं? 1000 शेयर, सॉरी 500 शेयर। किस 500 शेयर है, किस भाव पर खरीदा है? 18 रुपीज। 18 पे खरीदा। यहाँ पर आपको मामूली सा मुनाफा जरूर मिल रहा है। चलिए ये दोनों स्टॉक रखते हैं प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी, अदानी ट्रांसमिशन, यहाँ पर इन्हें मामूली सा लॉस हो रहा है। इनका बाइंग प्राइस 45 था, 45 रुपए पर खरीदारी की थी, और 18 रुपए पे बाट्रॉनिक्स खरीदा हुआ है 500 शेयर। इन दोनों पर आपकी सलाह? अडानी ट्रांसमिशन तो होल्ड करना चाहिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, तो होल्ड। रही बात बाट्रॉनिक्स की, यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया अपमूव है। यहाँ पर ये स्टॉक भी होल्ड करना चाहिए। बेस बना हुआ है और बेस बनने के बाद बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला 15 जोन पर। अभी इसका अपमूव तो शुरू हुआ है, इसलिए होल्ड कीजिए। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। मुझे जो टारगेट आईबॉल लगता है उसके हिसाब से 35 और 36 नजर आता है, वहां तक तो मुझे चला जाएगा। कितना देर लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी स्टॉक होल्ड के लायक है। ओके, सो उदय जी के पास जो दोनों ही स्टॉक हैं, एक बाट्रॉनिक्स, इसे होल्ड करने की सलाह। दूसरा, इनके पास जो स्टॉक है अदानी ट्रांसमिशन का, वो प्रकाश जी ने एक डिस्क्लोजर भी दिया कि लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक उनके पास भी है, इसलिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। और अब बात करते हैं आनंद कुमार से, पटना से जुड़ रहे हैं। नमस्ते आनंद जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? बर्जेट पेंट है 900 शेयर, 241 के। ओके, लंबी अवधि के लिए लिया है या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका? लंबी अवधि तो नहीं लिया था मैडम, मीडियम टर्म के लिए था। मीडियम टर्म के लिए फिलहाल नुकसान 30 रुपए 50 पैसे का बर्जर पेंट में हो रहा है यहाँ पर आनंद कुमार को हर शेयर पर। तो प्रकाश जी, आपका व्यू क्या होगा बर्जर पेंट के में? शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस है बर्जर पेंट में, बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। उसके बाद जो करेक्शन देखा है, करेक्शन और कंटिन्यू हो सकती है। लोअर लेवल शायद 160 का लेवल वो भी देख सकते हैं। अब इनका नजरिया मीडियम टर्म है, कोई बात नहीं, अब होल्ड कीजिए, उसको लॉन्ग टर्म कर दीजिए नजरिया। अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं 160 के आसपास, तो वहां पर ऐड करना चाहें तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो इनका जो कॉस्ट है कम हो जाएगा, जो इसका फिर एक अपमूव शुरू होगा उसमें वो मुनाफा मिल सकता है बर्जर पेंट्स में। दिल्ली से लक्ष्य गहलोत का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। इनके पास है इरोज इंटरनेशनल के 100 शेयर, 457 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल नुकसान मोटा हो रहा है, 281 रुपए 80 पैसे पर शेयर लॉस पर बैठे हुए हैं यहाँ पर लक्ष्य। आप कौन से लक्ष्य देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर इरोज में प्रकाश जी? बेसिक स्ट्रक्चर इरोज मीडिया का वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, लेकिन ऐसी जगह पर है अब यहां से एक बाउंस मिल सकता है। ये बाउंस कहां तक जाएगा? मुझे लगता है शायद एक बाउंस करीब 225 के आसपास ले जा सकता है, वहां पर इनका लॉस कम हो जाएगा और वहां पर बेचेंगे तो।
ओके, सो लॉस थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके, लेकिन उसके बाद एग्जिट की सलाह। फरीदाबाद से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते अजय जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम मेरे पास आपके मद्रास फर्टिलाइजर के 2800 शेयर है, 15 रुपए 41 पैसे के, और एनसीसी के लिमिटेड के शेयर है 93 रुपए 81 पैसे के 500 शेयर। तो इसका क्या करूँ, होल्ड करूँ या इसको सेल कर दूँ? ओके, दोनों में ही आपको लॉस उठाना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? एनसीसी लिमिटेड और मद्रास फर्टिलाइजर में टेक्निकल चार्ट्स में आप क्या एक्शन देख रहे हैं इन दोनों में? मद्रास फर्टिलाइजर्स एक साइडवेज जोन पर है, लेकिन ऐसी जगह पर है कि ये साइडवेज जोन है, यहाँ पर एक अपमूव मिल सकता है, और अपमूव मिलेगा तो 19-20 चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए, 19-20 के आसपास इनका एक फ्रेश लुक देना चाहिए, लेकिन ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही मुझे। रही बात एनसीसी की, यहाँ पर अपमूव ऑन है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन है तो करेक्शन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। मुझे लगता है एक लेवल है 97-98 का, जब ये क्रॉस कर लेगा तो 115 चला जाएगा एनसीसी, इसीलिए होल्ड। ज्यादा गिरावट इसमें नजर नहीं आ रही। 67-65 जोन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर वहां पर फिर भी अगर आता है कभी तो वहां पर एड की जगह बन जाती है एनसीसी, तो होल्ड कीजिए फिर आप। ओके, सो होल्ड कीजिए एनसीसी को अभी फिलहाल। और नवी मुंबई से संदीप धवन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्ते संदीप जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते, मेरे पास आईडीएफसी बैंक है, 500 शेयर है 48 के प्राइस पर। ओके, और आपने शॉर्ट टर्म के लिए से लिया है क्या, या अभी नहीं, मेरा आप बुक करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ, मेरा होराइजन है 1 से 2 साल तक का, तो कितने रिटर्न मिल सकते हैं इसमें, या अभी प्रॉफिट बुक करना? ओके, बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि अभी प्रॉफिट जो हो रहा है 19 रुपए 35 पैसे का, क्या इसे बुक करना चाहिए या प्रॉफिट और बढ़ सकता है, 1 से 2 साल रुक सकता है आईडीएफसी बैंक में? प्रकाश जी, इनका अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड करना चाहिए। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए उसका जो करेक्शन आएंगी, करेक्शन एब्जॉर्ब हो जाएंगी, फिर एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा। अब फिलहाल हमने देखा एक करेक्टिव मोड पे 82 ऑल टाइम हाई था, वहीं पर 65 चला गया। लगता है 65-60 जोन है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर बेचना तो सही नहीं रहेगा, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। तो इनको शॉर्ट टर्म में अगर बेचना है तो 75-80 के आसपास बेच सकते हैं, लेकिन इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म प्ले लगता है आईडीएफसी बैंक। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए आईडीएफसी बैंक। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और सवालों को जोड़ते हैं, हमारे दर्शकों को जोड़ते हैं, और प्रकाश जी बने हुए आपकी मदद करने के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। बात करते हैं रांची से दिवांशु मुदगिल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते दिवांशु जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है 99.98 पे 100 शेयर है। 100 शेयर है आप होल्ड करते हैं इसके, राइट? जी मैम, जी मैम। 2 महीने लंबी अवधि के लिए लिया है? यस मैम, 3 मंथ के लिए रख सकता हूँ, लेकिन 2 महीने पहले लिया था, बिफोर 8 नवंबर, जब ये फिर सब कुछ लो हो गया। ओके, तो डीमोनेटाइजेशन के पहले की खरीद है, और अब नोटबंदी के बाद का कहना है कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। प्रकाश जी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 3 महीने का व्यू है इनका, 2 महीने पहले खरीदा था, यानी 1 महीने और रुकना चाहते हैं, आपका नजरिया भी? देखिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मुझे घबराहट नहीं हो रही, होल्ड करना चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस के आसपास आ सकता है, लेकिन नथिंग टू वरी, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, वक्त लगेगा लेकिन ऊपर जाएगा। ये एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्शन मोड पे फिर एक एक्सपेंशन शुरू हुआ, इसलिए होल्ड कीजिए। टारगेट कुछ 120 के नजर आ रहे हैं, जब भी 120 के आसपास चला जाए वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए। तो 120 के टारगेट का इंतजार कीजिए, वो सही समय होगा प्रॉफिट बुक करने का और एग्जिट करने का आपके लिए। कल्याण से मयूरेश जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए। वेलस्पिन इंडिया है इनके पास, 3800 शेयर, 51 रुपए 13 पैसे की इनकी खरीद रही है फिलहाल। पर शेयर इन्हें मुनाफा हो रहा है 16 रुपए 2 पैसे का। वेलस्पिन इंडिया आपको टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है प्रकाश जी? अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, मुनाफा कर ले जाता। ओके, तो स्वीट एंड सिंपल सा जवाब वेलस्पिन इंडिया के लिए, मुनाफा बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए। जो मुनाफा भी आपको हो रहा है उसको बुक करना ही सही रणनीति रहेगी। इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे इस शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी यही दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद हमारा खास शो क्रूड में लगी आग।